Hello students, a very good morning to all of you and welcome again in history classes. Students, आशा करती हूँ आप अपने घर पे सेफ सुरक्षित हैं और आपका जो भी वर्क करवाया जाता है वो कॉन्टिन्यूसली आप अपना वर्क कर रहे हैं। हमारा जो कह सकते हैं कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो चैप्टर्स रिड्यूस हुए हैं, डिलीट हुए हैं, उनमें से हमारे क्लास 11th हिस्ट्री में 3 चैप्टर हमारे जो है रिड्यूस किए गए हैं। फर्स्ट चैप्टर है जो हमारा, उसके बारे में हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट थीम है हमारी, उससे हमारा फर्स्ट चैप्टर है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। कई बच्चों को थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रहा था क्योंकि फर्स्ट जो हमारी यूनिट है उसमें हमारे 2 चैप्टर्स आते हैं। तो हमारा जो डिलीटेड चैप्टर है दैट इज द फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है सेकंड थीम से, दैट इज नोमैडिक एम्पायर, यायावर साम्राज्य, चैप्टर 5। और जो थर्ड हमारा चैप्टर है एंड दैट इज कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स, चैप्टर 8, यानी कि संस्कृतियों का टकराव। ये 3 चैप्टर्स हैं जो हमारे डिलीट किए गए हैं। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 8, 3 चैप्टर हैं। चैप्टर फर्स्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, चैप्टर 5 नोमैडिक एम्पायर एंड चैप्टर 8 इज कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स। ये तीनों ही चैप्टर हमारे जो सिलेबस है उससे डिलीट किए गए हैं। ऑलरेडी हम इन चैप्टर्स को रीड कर चुके हैं, इनका रिवीजन कर चुके हैं, बट हमारे चैप्टर्स से ये जो तीनों चैप्टर हैं हटा दिए गए हैं, तो हम इन पे फोकस ना करके और जो बाकी हमारे चैप्टर बचे हुए हैं 8, उन्हीं को हम रिवीजन वर्क में कर भी रहे हैं और आगे उनका ही रिवीजन करने वाले हैं। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। चैप्टर फर्स्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, चैप्टर 5 नोमैडिक एम्पायर एंड चैप्टर 8 दैट इज कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स। ऑलरेडी मैं आपके पास जो आपका डिलीटेड सिलेबस है वो सेंड कर चुकी हूँ, और फिर भी अगर किसी बच्चे को इसमें कंफ्यूजन है या कह सकते हैं कि इसमें डाउट है तो वो मुझे कॉल करके मेरे से पूछ सकता है। सो टुडे वी विल डिस्कस, हम डिस्कस कर रहे थे हमारा चैप्टर दैट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में हम रीड कर रहे थे। ऑलरेडी हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं कि इसके क्या कॉजेज थे, किस कारण से स्टार्ट हुई थी, किस प्रकार से ये कह सकते हैं इंग्लैंड में मेन जो कह सकते हैं इसके कारण थे स्टार्ट होने के, वो क्या थे। आज इस चैप्टर से हम डिस्कस करने वाले हैं इसके इंपोर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में। सो लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑक्योर्ड इन, सबसे पहले बात आती है कि फर्स्ट कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी, जो औद्योगिक क्रांति थी, सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई या कहाँ पर स्टार्ट हुई थी, एंड दैट इज इंग्लैंड। इंग्लैंड में सबसे पहले कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी वो स्टार्ट हुई थी। उसके बाद कहते हैं हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन, की जो स्टीम इंजन था उसकी खोज या उसका इन्वेंशन सबसे पहले किसने किया था। जेम्स वोट का नाम मैंने आपको बताया था, लेकिन जेम्स वोट से पहले 2 और थे इन्वेंटर जिन्होंने की स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया था, लेकिन कह सकते हैं कि वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन जेम्स वोट ने जो इंजन बनाया था, भाप का इंजन जो बनाया था, उसको कह सकते हैं कि वो जो इंडस्ट्री थी उसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल था। इसलिए जो स्टीम इंजन का नाम जोड़ा जाता है, जब उसके इन्वेंटर की बात आती है तो किसका नाम लिया जाता है, हमेशा जेम्स वोट का। आगे आता स्पिनिंग जेनी वॉज इन्वेंटेड बाय। स्पिनिंग जेनी किसमें काम आती थी, ये कॉटन इंडस्ट्री के लिए बहुत ही यूजफुल इन्वेंशन था। स्पिनिंग जेनी इसमें जिसमें कि कह सकते हैं कि जो कॉटन होती है उसकी कटाई और बुनाई का जो काम होता था, जिन मशीनों के द्वारा होता था, जो प्रोसीजर चलती थी, उसी में एक मशीन का इन्वेंशन किया गया था एंड दैट इज स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी का इन्वेंशन जेम्स हारग्रीव्स। ये जो इन्वेंशन है, आपके जो इन्वेंटर हैं, ये हमारे इस चैप्टर से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो इनको आप जब भी इनकी लर्निंग का काम करते हैं, इनको रिवाइज करते हैं, तो इनको बहुत ही केयरफुली करें। स्पिनिंग जेनी का इन्वेंशन किया गया बाय जेम्स हारग्रीव्स। अब उसके बाद आता है पावर लूम। पावर लूम का यूज भी किसमें किया जाता था, पावर लूम जो थी उसका यूज भी जो कॉटन इंडस्ट्री थी उसमें किया जाता था। और सारा का सारा ये काम किस था, कहीं धागे बनाने का काम होता था, कहीं को कॉटन को अलग करने का काम होता था। और साथ में हम कह सकते हैं कि जो स्पिनिंग जेनी जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि कॉटन इंडस्ट्री में, इसी प्रकार से जो पावर लूम थी उसका भी यूज किया जाता था कॉटन इंडस्ट्री में। तो ये इसका इन्वेंटेड किसके द्वारा किया गया था, कर्ट राइट के द्वारा, कर्ट राइट के द्वारा। अब उसके बाद बात आती है मॉडल स्टीम इंजन टू ड्रेन माइंस इज इन्वेंटेड बाय थॉमस सेवरिंग। अब इसमें बात आती है स्टीम इंजन का जो मॉडल था
जो कि माइंस के लिए कह सकते हैं, जो खदानों में काम करने के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होता था, वो किसके द्वारा किया गया था, एंड दैट इज थॉमस सेविल। अब बात आती है इन्वेंटेड फ्लाइंग स्टल। फ्लाइंग स्टल का यूज सबसे पहले हमें ये देखना कि इसका यूज किस में होता था, कॉटन इंडस्ट्री के लिए। कॉटन इंडस्ट्री में स्पिनिंग जेनी का, कॉटन इंडस्ट्री में ही पावर लूम का और फ्लाइंग स्टल का। हु इन्वेंटेड, किसने किया था फ्लाइंग स्टल का जो इन्वेंशन था वो किया गया था बाय जॉन के द्वारा। यानी कि जॉन के ने फ्लाइंग स्टल का इन्वेंशन किया, जिससे इंडस्ट्री थी, जो कॉटन इंडस्ट्री थी, उसमें हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा यूजफुल, जो मशीनों से काम होने लगा था, जो कॉटन वगैरह का, चाहे वो उसकी कताई का हो, चाहे बुनाई का हो, चाहे धागे बनाने का हो, थ्रेडिंग का हो, किसी भी प्रकार का हो, ये सारा का सारा काम बहुत इजी होने लग गया था जो भी ये इन्वेंशन किए जा रहे थे। तो हमने बात की फ्लाइंग स्टल के बारे में। फ्लाइंग स्टल का इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया, जॉन के द्वारा। अब बात आती है म्यूल वॉज इन्वेंटेड बाय सैमुअल क्रैम्पटन। देखो जो म्यूल है वो भी कॉटन इंडस्ट्री के लिए, कॉटन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इन्वेंशन उस टाइम पीरियड के दौरान हुए, और यही एक रीजन है कि कॉटन इंडस्ट्री थी वो बहुत ज्यादा डेवलप उस टाइम पीरियड के दौरान हो गई थी जब ये इन्वेंशन हुए थे। ओके, लेट्स देखते हैं कि इन सैमुअल जो क्रैम्पटन थे उन्होंने इन्वेंशन किया था म्यूल का। म्यूल किसमें काम आती थी, कॉटन इंडस्ट्री के लिए यूजफुल इन्वेंशन था ये। और कब किया गया था, क्वेश्चन हमारा बनता है कि कब किया गया था, व्हेन, एंड दैट इज 1779, 1700 कह सकते हैं कि 79 में, 1779 में। तो ये सारे के सारे जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट पावर लूम का, पावर लूम, साथ में कह सकते हैं कि जो फ्लाइंग स्टल थी, म्यूल थी, ये सारे के सारे किस में यूज होते थे, ये सारे यूज होते थे कॉटन इंडस्ट्री में। इनके जो इन्वेंशन है, जो इनके इन्वेंटर हैं, वो हमें केयरफुली लर्न करने हैं। उसके बाद बात आती है वुमेन एंड चिल्ड्रन वर एम्प्लॉयड इन लार्ज नंबर इन इंडस्ट्री। अब वहां पर क्या था कि जो चिल्ड्रन होते थे, जो वुमेन होती थी, सभी को जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई, काम मिलना सभी को शुरू हो गया, लेकिन कह सकते हैं कि उस टाइम पीरियड पर एक्सप्लॉयटेशन भी स्टार्ट हो गया था वर्कर्स का। किस प्रकार से, उनसे ज्यादा काम लिया जाता, साथ में उनको जो वेजेस दिए जाते थे वो बहुत ही लो होते थे। साथ में माइंस वगैरह में जो लोग काम करते थे उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी, क्योंकि माइंस वगैरह में काम करने के दौरान क्या होता था कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो जाते थे जिसके कारण जो वर्कर्स होते थे उनकी डेथ हो जाती थी। साथ में कह सकते हैं कि माइंस में काम करने के लिए इतनी ज्यादा फैसिलिटीज भी वहां पर अवेलेबल नहीं थी। साथ में बहुत सारे ऐसे एक्ट भी बनाए गए जिनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को बैन भी लगाना पड़ा कि बच्चों के द्वारा वहां पर काम ना लिया जाए। अब बच्चों के द्वारा माइंस वगैरह में काम लिए जाने के मेन रीजन क्या थे कि बच्चे जो होते थे उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता था वो डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो माइंस वगैरह थे उनमें उनको भेज दिया जाता था, और इसके कारण इतने ज्यादा एक्सीडेंट हुए कि बहुत सारे जो बच्चे होते थे वो वापस ही नहीं आ पाते थे। इस कारण गवर्नमेंट्स को इनको बैन भी करना पड़ा। लेकिन कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा हमारा क्वेश्चन है कि वुमेन और जो चिल्ड्रन होते थे वो सबसे ज्यादा कौन सी इंडस्ट्री के लिए काम करते थे, एंड दैट इज कॉटन टेक्सटाइल, क्योंकि ये थोड़ी सी सेफ भी थी माइंस वगैरह से वुमेन्स के लिए और वर्कर्स के लिए। तो इसलिए जो वुमेन और चिल्ड्रन होते थे वो सबसे ज्यादा काम करना पसंद करते थे कॉटन इंडस्ट्री में, क्योंकि वहां पर जो कॉटन का काम होता था तो उसमें इतने ज्यादा रिस्की वर्क ये हम नहीं कह सकते हैं कि इतना ज्यादा रिस्की वर्क होता था। और जो माइंस वगैरह में काम करवाया जाता था लेबर चाइल्ड जो कह सकते हैं बच्चों से, उसको गवर्नमेंट को भी फिर बैन करना पड़ा था। बहुत सारे एक्ट बनाए गए थे यूरोप में उस टाइम पीरियड के दौरान कि बच्चों से काम करवाने का, उनके जो काम करने के जो टाइम पीरियड थे वो फिक्स किए गए थे। इस प्रकार से हम आगे देखते हैं कि फैक्ट्री सिस्टम क्या था उस टाइम पीरियड के दौरान। फैक्ट्री सिस्टम, एंड दैट इज द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस गिव वे टू फैक्ट्री सिस्टम। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब आई तो इसने एक नया रास्ता इजाद किया, किसके लिए, फैक्ट्री सिस्टम को बनाने के लिए। फैक्ट्री से हमारा मीनिंग निकलता है जहाँ पर कह सकते हैं किसी भी चीज की जो फैक्ट्री होती है उसका प्रोडक्शन होना, मशीनें लगी हुई होना और वर्कर्स वगैरह प्रोडक्शन करते हैं। इन दिस सिस्टम न्यू मशीन्स एंड स्टीम पावर केम टू बी increasingly used in place of manual labor। अब इसमें मेन क्या हुआ था कि फैक्ट्री सिस्टम जो बोला गया था उसमें क्या था, प्रोडक्शंस को बढ़ाया जा रहा था, किसके द्वारा, नई नई मशीनों को वहां पर लगाया जा रहा था। साथ में स्टीम पावर का जो यूज हो रहा था, जब उसका इन्वेंशन हो चुका था तो उसके कारण कह सकते हैं कि जो चीजें आ रही थी उनके कारण इंक्रीजमेंट हो रहा था प्रोडक्शन में, उनके कारण बढ़ रही थी सारी चीजें। यूज इन प्लेस ऑफ मैनुअल लेबर, इट मीन्स मशीनों का यूज
किया जा रहा था किनकी जगह पर, लेबर्स की जगह, यानी कि 10-15 हम लेबर अगर लगाएं तो उनकी जगह अगर काम करने वाली एक मशीन है तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ चले जाएंगे। तो यही एक चीज है कि जब एक इतनी बड़ी संख्या में जो लेबर्स हैं उनकी जगह काम करने के लिए वहां पर क्या सेटअप की जा रही है, वहां पर मशीनें बनाई जा रही है, मशीनें लगाई जा रही है। ये सारा का सारा सिस्टम है जो क्या कहलाता है, वो फैक्ट्री सिस्टम कहलाता है। तो फैक्ट्री सिस्टम जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन थी उसके कारण जो फैक्ट्री सिस्टम था इसमें क्या हुआ, नई नई मशीनें सेटअप की गई, स्टीम पावर का यूज किया गया, साथ में जो लेबर्स थे उनके कह सकते हैं कि वो बेरोजगार की तरफ जा रहे थे। सोशल इफेक्ट बताना है हमें इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के, कि सामाजिक जो प्रभाव पड़े जब औद्योगिक क्रांति आई यूरोप में हम मेनली कह सकते हैं कि स्टार्ट होने का मैंने आपको बताया था कि यूरोप से स्टार्ट हुई थी, धीरे धीरे कह सकते हैं कि ये पूरे के पूरे जो यूरोप था उसमें फैल गई थी। तो इसके सोशल इफेक्ट भी पड़ेंगे, बहुत सारे इकोनॉमिक इफेक्ट भी पड़ेंगे, तो हम डिस्कस करेंगे इसके सोशल इफेक्ट्स के बारे में, क्या क्या सोशल इफेक्ट्स पड़े थे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वॉज क्रिएटेड एज मशीन्स हैड रिप्लेस्ड मैनुअल लेबर। सबसे मेन क्या हुआ था, अभी हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें, कि जो फैक्ट्री सिस्टम था उसमें क्या हुआ था कि मशीनें सेटअप की गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा सोशल इफेक्ट पड़ा था कि जो लेबर थे उनकी जगह वहां पर मशीनें सेटअप की जाने लगी और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम थी वो समाज में क्रिएट होने लग गई थी, क्योंकि 10 से 20 अगर कह सकते हैं कि जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं और उनकी जगह एक मशीन सेटअप की गई है, तो बाकी जो सारे के सारे जो वर्कर्स थे वो क्या हो गए थे, अनएम्प्लॉयमेंट। अब उसके बाद बात आती है कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास डिटेरियोरेटेड, यानी कि जो वर्किंग क्लास थी उनकी जो स्थिति थी, उनकी जो सिचुएशन थी वो बहुत क्रिटिकल होती चली गई थी, क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट की कह सकते हैं कि सिचुएशन आएगी तो कह सकते हैं कि वहां पर जो उनकी सोशल लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ है, वो सारी की सारी चीजें प्रभावित होने लग जाती हैं। तो यही एक कारण था कि सामाजिक इफेक्ट तो बहुत बुरा भी पड़ा था और कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री वगैरह लगाने वाले थे उनके लिए ये सारी चीजें यूजफुल भी होती जा रही थी। आगे हम देखते हैं कि कॉर्न लॉ जो बनाया गया था वो किसके लिए बनाया गया था, यूरोप में कॉर्न लॉ। द कॉर्न लॉज वाज दोज लॉ, इसमें क्या किया गया था, एक ऐसा कानून बनाया गया था विच प्रिवेंटेड द इम्पोर्ट ऑफ चीपर फूड अंटिल प्राइसेस इन ब्रिटेन हैड राइज टू ए सर्टेन लेवल। जब ब्रिटेन में कह सकते हैं कि जो खाद्य पदार्थ थे, जो फूड ग्रेन्स थे, उनकी जो कीमतें अचानक से बढ़ गई थी, तो कह सकते हैं कि जो मक्का का जो इम्पोर्ट था, यानी कि जो कॉर्न का इम्पोर्ट था, उसको क्या कर दिया गया था, उसको बैन कर दिया गया था। इसी कारण से एक एक्ट पास किया गया था जिसको नाम क्या दिया गया था, कॉर्न लॉ। तो इस प्रकार से हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में इसमें डिस्कस किया कि किस प्रकार से कैसे कैसे इन्वेंशन हुए और इन इन्वेंशन की वजह से क्या क्या जो चेंजमेंट आ रहे थे यूरोप में, वो सारे के सारे। साथ में एक मेन चीज हमने देखी थी कि जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यूरोप में स्टार्ट हो गई थी तो उसके कारण क्या हो रहा था कि मेनली सारे के सारे जो कंट्री थे यूरोप के, यानी कि यूरोपियन पावर्स कह सकते हैं, अलग अलग कंट्रीज में जाकर वहां पर अपनी जो कॉलोनी थी वो सेटअप करने में लग गई थी, ताकि वहां पर वो क्या कर सके कि एक न्यू मार्केट बना सके, जिससे कि वो वहां पर तैयार माल है उसको यहाँ पर बेच सके और यहाँ से ज्यादा जो मुनाफा है वो कमा सके। इस प्रकार कह सकते हैं कि साम्राज्यवाद को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला था, किसके कारण, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण। तो ये स्टूडेंट्स आई होप कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का जो हमारा चैप्टर है वो आज को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से स्टार्ट हुई। मेनली इसमें हमारे क्वेश्चंस बनते हैं कहाँ से स्टार्ट हुई, किस प्रकार स्टार्ट, और मेन आता है इन्वेंशन का और उनके इन्वेंटर कौन कौन थे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।